चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोका जाए, और ओवर ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि हम कोई भी निफ्टी का लेटेस्ट प्राइस डिस्कस नहीं कर सकते, और मैं डिस्कस करते समय मैं चार्ट ही खोलना प्रेफर करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा अभी चल रहा है अप्रैल, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट है 23 अप्रैल। 3 महीने पीछे चल पड़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, लेट्स गो टू दिसंबर में चल पड़ते हैं। होपफुली फ्री प्लान में दिसंबर दिखा देगा, नहीं दिखा रहा, जनवरी दिखा रहा है। चलो जनवरी में चल पड़ते हैं, वो भी 3 महीने पुराना ही है। एक काम करते हैं, हम इसको 15 मिनट्स पे डाल देते हैं, फिर दिखा देगा, ये दिसंबर भी दिखा देगा फिर। चलो, तो सब कुछ करके देख लिया, एंड बिलीव मी, ये इस चीज़ पे कंट्रोल पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कंट्रोल पा लिया है, बट मैं आपके साथ अपने स्टेप्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जिसको यूज़ करके जो मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो 12-20, दैट इज़ टू मच। बिगिनिंग में जो मैं लेता था वो अब आज की डेट में आफ्टर अराउंड 2 years टाइम, आई वुड से 1 to 2 years टाइम, अब वो 2 से 3 आ चुकी हैं इन अ डे। एंड अभी मेरा टारगेट है इसको और कम करने का, 1 ट्रेड, एंड दैट टू नॉट इन अ डे, 2 या 3 दिन बाद 1 ट्रेड, दैट इज़ माई टारगेट। क्योंकि जो बार बार चार्ट्स देख के जो बार बार जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि हर रोज़ सेम जैसा मूव नहीं होता। तो ये चीज़ एंटिसिपेट करना सीखना कि ओके आज कौन सा दिन हो सकता है, आज प्रोबेबिलिटी किसकी हाई लग रही है, वो चीज़ करना, उसके हिसाब से करना। तो सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ठीक है हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि किसी को हो सकता है जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स ले रहे हों, उनको हो सकता है 12 से 20 ट्रेड्स इन अ डे ओवर ट्रेड ना लगती हो, उनको 50 ट्रेड्स ओवर ट्रेड लगती हों। जो छोटे छोटे स्कैल्प्स कर रहे हैं उनको ये चीज़ ओवर ट्रेड ना लगती हो। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस अपने दिमाग में आपको करना कि कितनी ट्रेड्स आपको ओवर ट्रेड्स लग रही हैं और कितनी ट्रेड ओवर ट्रेड नहीं लगती। इसकी डेफिनेशन नहीं है कोई, देखो ये आपको और मेरे को हमारे मन में जो हमारे मन में आए, मतलब जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, दैट इज़ द ओनली आंसर, है ना। चलो, फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस कि कितनी ट्रेड्स आपको ओवर ट्रेड लगती हैं। फिर मैंने क्या करा, मेरे को ये ओवर ट्रेड लगती थी, बट सम हाउ आई रियलाइज़ कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। फिर मैं डे ख़त्म होने के बाद, डे ओवर होने के बाद, फिर मैं अपने आप को समझाता था कि अच्छा बाकी सब कुछ ठीक है, आई एम गेटिंग द थिंग्स, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना। फिर अगले दिन जो है मैं ओवर ट्रेड कर बैठता था, तो ठीक है, फिर मैं अपने आप को समझाता था। फिर वो लूप बार बार रिपीट हो रहा था वो। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने रिटर्न में लिखा कि अच्छा, रिटर्न में मैंने लिखा, मैंने प्रिंट करा, मैंने रीजंस लिखे अपने कि क्यों मैं ओवर ट्रेड नहीं करूं, क्या उसके नेगेटिव्स होते हैं। अगर कुछ अच्छी ट्रेड्स आ भी गई, पर अगर एक नेगेटिव ट्रेड आ गई और वो उसमें ज़्यादा लॉस हो गया, हम अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए, हमने टाइम पैसे नहीं लिया, हमने रिस्क नहीं डिफ़ाइन करा पहले से, वो सारी चीज़ें अगर हो गई तो क्या रीज़न्स है कि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना। तो फिर मैंने एक पेज बनाया और उसको मैंने प्रिंट करके रख लिया अपने पास, और मैं रोज़ सुबह उस पर मैं साइन करता था कि भाई ये मैं आज कमिट कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। ओवर द टाइम फिर मैंने इसको फॉलो नहीं करा, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है अब मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। फिर ओवर द टाइम मैंने इसको फॉलो नहीं करा, और फिर इवेंचुअली फिर से मैं उसी लूप में फंस गया, फिर से मैं ओवर ट्रेड करने लग गया। फिर देन व्हाट आई स्टार्टेड, देन आई रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। मैंने अपनी ट्रेडिंग के थ्रू आउट द डे मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करा, और रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्ड करते समय मैं अपने आप को बोलता था कि ओके अभी आज क्या चल रहा है, क्या मेरा प्लान है, और मैंने कितनी ट्रेड लेनी है, मैंने ओवर ट्रेड नहीं करनी है, मैं अपने आप को बोलता था। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव, आई वुड से, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड रहा मेरा। वो 12-20 से वो उसमें जो मेरी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है वो 5-6 ज़रूर हो गई थी, वो कम हो गई थी, चलो 5-6-10 कम हो गई थी। फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखता था, फिर मैं अपने आप को, जब मैं बाद में अपने आप को बोलता था कि ओवर ट्रेड नहीं करनी, फिर मैं
उस वीडियो को देखता था दिन में कि अच्छा मैं क्या कर रहा था, ऐसा मेरे इमोशंस कैसे थे, मैं कैसे मेरे हाव भाव थे, क्यों, वाई डिड आई एंड अप टेकिंग अ ट्रेड। फिर मैं समझा कि अच्छा ठीक है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मुझे उसका रीज़न क्लियरली अपने आप को मेंशन करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ ट्रेड। क्योंकि काफ़ी जो ट्रेड्स होती हैं वो फोमो में होती हैं कि निकल गया प्राइस निकल गया, हमने ट्रेड नहीं ली, है ना। काफ़ी ट्रेड्स होती हैं कि आपने सोचा होता है कि अच्छा यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, बट उस टाइम पर आपने ट्रेड नहीं ली होती। जब उस टाइम पर ट्रेड नहीं ली होती आपने, या यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली होती, जब प्राइस वहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, देन यू एंड अप चेजिंग द प्राइस कि अच्छा नहीं प्राइस निकल गया, मेरे को फटाफट ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब यहाँ कहीं हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं, अब रिस्क इसका इतना बड़ा है, उतना रिस्क हम डिफाइन नहीं करते, उतना मैं सेल लेते नहीं। एंड किस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एक मूव आने के बाद जो प्राइस है वो दोनों तरफ टेस्ट करता हुआ चलता है। तो हम छोटा सा रिस्क लेते हैं अगर, तो वो ऑब्वियसली हिट हो जाता है, इतना बड़ा हम रिस्क लेते नहीं। तो रिकॉर्डेड, मैंने अपने आप को रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, मैंने सेटअप अपने सेटअप पे मैंने कैमरा ऐड करा, मैंने अपने आप की रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, मैंने अपने आप को देखा। दैट वाज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग जो मैंने करी अपनी ट्रेनिंग में, और अभी भी मैं उस चीज़ को करता हूँ। आई रिकॉर्डेड बट नॉट रेगुलरली, बट आई रिकॉर्डेड। चलो फिर क्या हुआ, फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसे दिन ऐसे आ जाते थे जिसमें फिर से हम ईगो हर्ट होगी या फिर इमोशनल कंट्रोल नहीं है, एंड वी एंड अप ओवर ट्रेडिंग, हम रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं मार्केट से। देखो ये सारी बातें हैं जो कि लोग ऑलरेडी सोच के डिस्कस कर के निकाल चुके हैं। हम सबको पता है कि रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, फिर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, ऑल द रीजंस वी नो। अल्टीमेटली पॉइंट इज़ कि क्या हम क्या मेथड अपनाएं, प्रैक्टिकल मेथड बताओ कि हम प्रैक्टिकल क्या मेथड अपनाएं कि हम ओवर ट्रेडिंग कम कर सकें। रीज़न तो सबको पता, काफ़ी रिसर्च इस पर हो चुकी है, काफ़ी बुक्स हैं, पीपल नो कि ठीक है ये चीज़ हो रही है। बट जब हो रही है इन द रियल टाइम, अभी जैसे मार्केट चल रही है डिस 12 जब हो रही है इन द रियल टाइम, तब बताओ तब क्या करें, उस टाइम के लिए सोल्यूशन बताओ कुछ। सर मैं काफ़ी सारी वीडियोस देखता था तो मुझे उस टाइम का रियल सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो रियल सोल्यूशन मैंने खुद सोचने शुरू करे कि अब मैं क्या रियल सोल्यूशन बनाऊं कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूं। देन सेकंड, देखो जैसे मान लो ये कोई एक चार्ट खुला हुआ है रैंडम, लेट अस से मैंने ये कल क्या कहते हैं उसको, ये है 20 तारीख, ठीक है, ये 20 तारीख का चार्ट है, ये मंथ खुला हुआ है, आई गेस ये दिसंबर का मंथ है, लेट मी चेक, 20 नवंबर है, ठीक है। तो ये 20 नवंबर 2025 का ये मंथ खुला हुआ है। अब 20 नवंबर को मैंने देखा कि प्राइस जो है वो ऊपर गया था, है ना, ये यहाँ से ऊपर गया था और फिर यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आई है। तो मान लो मैंने प्लान बना लिया कि मेरा प्लान ये है कि प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा तो मैं इसको सेल करूँगा, अगर ये इस लेवल पे दोबारा आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे लेवल पे सेलिंग आई है। अब अगले दिन अभी प्राइस ऊपर चढ़ा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ से उठा है ऊपर चढ़ा है, तो द मोमेंट ही हमने ग्रीन कैंडल देखी, हमारा प्लान क्या था कि प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम सेल करेंगे। तो हमारे मन में आ गया कि अच्छा प्राइस यहाँ पर आ रहा है, फिर से यहाँ पे हमने सेल करना है, तो सेल तो कर लेंगे, क्यों ना ये भी स्कैल्प कर लें, ये भी स्कैल्प कर लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्लान। फिर उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं उसको, यहीं से डाउन हो गया, ये यहीं से डाउन हो गया और हमारा ऐसा चला गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा प्राइस उठना शुरू हुआ। अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा तो हम बाय, यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको शॉर्ट करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से उठता है, ये यहाँ से प्राइस दोबारा यहाँ से उठा, है ना, और जब यहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ लोगों ने। हम इस थॉट से ये ट्रेड लें कि यहाँ पर एक मोमेंटम आने वाला है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक मोमेंटम आने वाला है, ये हमारा बिलीफ है, आया नहीं है, ये हमारा बिलीफ है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट करा वो यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पर एक मोमेंटम आएगा और फिर एक यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, कैच कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम ये छोटे से रिस्क पे ट्रेड ले लेते हैं। वो छोटा सा रिस्क जो था वो अगली कैंडल में देखो एकदम से कट हो गया। फिर उसके बाद जब एकदम से कट हो गया, फिर हमने क्या कहा, चलो जी ठीक है, ये नीचे को जा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जो ट्रैप्ड हैं बायर्स, ये प्राइस उसकी तरफ जा रहा है, तो हम ये वाली ट्रेड ले लेते हैं, है ना। अब इन सारी चीज़ों में देखो हुआ क्या, इन सारी चीज़ों में एक ट्रेड ये ले ली, एक ट्रेड यहाँ पर, ये वाली ट्रेड ख़त्म कैंसिल होगी मान लो। फिर एक ट्रेड जब यहाँ पर आया, फिर एक ट्रेड हमने यहाँ पर ले ली, है ना, 2, फिर एक ट्रेड यहाँ पर ले ली, 3,
एक काम कर भी गई, मैंने ये नहीं कहा काम नहीं करी, एक काम कर भी गई। और सारी की सारी ट्रेड्स गलत भी नहीं होती, उसमें बीच में सही भी होती हैं। दिस इज़ द रीज़न जो हम ओवर ट्रेड करते हैं। अगर हर बार सारी ट्रेड्स ही गलत हो रही होती तो फिर हम ओवर ट्रेड क्यों करते हैं, हम ओवर ट्रेड करते ही ना। बट अभी तक क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, वी एंड अप टेकिंग 1 2 3 ट्रेड्स। प्लान क्या था, प्लान ये था कि जब यहाँ पर प्राइस आएगा तब देखेंगे प्राइस एक्शन, तब हम इसको शॉर्ट करेंगे, वरना हम शॉर्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर अगले दिन वहाँ पे प्राइस आया ही नहीं, अगले दिन प्राइस तो यहीं पे चलता रहा। तो नेक्स्ट थिंग है खुद से बिलीफ रख लेना, एक तो कि आज प्राइस ऊपर जा रहा है, आज प्राइस नीचे जा रहा है। ये भूल जाना कि कुछ भी हो सकता है, बड़े प्लेयर्स के पास बहुत पैसे हैं, वो प्राइस को कहीं भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रैंडमनेस है, ये चीज़ हम सब भूल जाते हैं वाइल इन अ ट्रेड। तो पहला मैंने लिखा, मैंने रिटर्न में रखा उसको, फिर मैं उसको साइन करता था, उससे कुछ फ़र्क पड़ा। फिर दोबारा से मैं उस लूप में जाने लगा। जब मैं दोबारा से उस लूप में जाने लगा तो फिर मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी। वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर मैंने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स क्या कहते हैं उसको, मैं मतलब ट्रेड करते समय मैं फिर वीडियो में अपने आप को देख के मैं बोलता था कि अच्छा यहाँ पे मुझे ट्रेड दिख रही है, ये मेरा रीज़न है तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वाई आई एम टेकिंग द ट्रेड, दिस इज़ माई रीज़न, है ना। और उसके हिसाब से फिर मैं उसने भी काफ़ी मुझे हेल्प करा ट्रेडिंग कम करने में। फिर मैं उस वीडियोस को देखता था। फिर अब देखो दिन में और काम भी करने हैं, है ना। इस ट्रेडिंग की इस लर्निंग को, ट्रेडिंग की इस जर्नी को सस्टेन करने के लिए दिन में और काम भी करने पड़ेंगे टू जनरेट द कैपिटल, टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, बिल्स भी हैं और खुद के, है ना, सारी चीज़ों के, तो और काम भी करने हैं। तो अगर और काम भी करने हैं तो टाइम एक कंस्ट्रेंट पड़ जाता है हमारे सामने, टाइम एक कंस्ट्रेंट पड़ जाता है कि हम इतने सारी चीज़ें साथ साथ कर नहीं पाते। तो मैं अपनी जो वीडियोस थी रोज़ वाली वो मैं बाद में देख नहीं पाता था। पहले मैं देखता था रेगुलरली, फिर मैं बाद में नहीं देख पाता था क्योंकि और भी काम है, और भी काम करने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि मेरे को और वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, अपनी जर्नी को मुझे रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्डिंग्स को संभाल कर रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दूँ। जो मैं मान लो अगर कुछ मेरी ऐसी लर्निंग्स हैं जो मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ सिर्फ, या मेरी कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, आई वॉन्ट टू कीप इट टू माई सेल्फ, उसको मैं प्राइवेट कर सकता हूँ। कल को अगर मुझे उसको देखना है, मुझे उसको लोगों के साथ शेयर करना है, या मुझे उसको अपने कुछ पर्सनल लोगों के साथ शेयर करना है, जो भी रीज़न है, एटलीस्ट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द कि मैं जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हार्ड डिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो खर्चा एक अलग से ही है उन चीज़ों का। अगर मैं सारी जर्नी अपनी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मान लो, और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, देन ऑल्सो इट्स ओके, मैं उसको प्राइवेट कर दूँगा, मैं उसकी वीडियोस को प्राइवेट कर दूँगा, है ना। तो खैर, तो ये फिर वीडियोस वाला बहुत अच्छा रहा। इसमें एक चैलेंज मेरे पास ज़रूर आया कि जो कंप्यूटर सिस्टम था मेरा वो पुराना था, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था कि मेरे पास चार्ट भी खुले हुए हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी खुली हुई है, मैं OBS यूज़ कर रहा था, फिर मेरे पास मान लो ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट भी खुला हुआ है, मेरे पास ज़ेरोदा वाला चार्ट भी खुला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा कंप्यूटर का मेरे पास एक इशू आया, फिर मैंने उसके लिए मुझे कंप्यूटर ज़रूर अपडेट करना पड़ा थोड़ा सा। तो खैर वो टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं साथ साथ, है ना। टाइम फिर एक कंस्ट्रेंट आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई, फिर से आई एंडेड अप डूइंग ओवर ट्रेडिंग। अब क्या हो रहा था इसमें कि पहले रोज़ जो चीज़ हो रही थी, अब वो जैसे आज ओवर ट्रेड नहीं हुई, आज ओवर ट्रेड होगी, किसी दिन हो रही थी। फिर मतलब डिसिप्लिन बिल्ट हो रहा था, लेकिन डिसिप्लिन बीच बीच में टूट रहा था। फिर ये चीज़ होनी शुरू हुई। तो जब ये चीज़ होनी शुरू हुई तो जिस दिन ओवर ट्रेडिंग होती थी और मैंने देखा उस दिन अगर लॉस होता था या थोड़ा लॉस होता था, ओवर ट्रेडिंग करते करते रिकवर हो जाता था कुछ मान लो फीस होती थी, फिर हम फीस को देखने लग जाते हैं कि ट्रांजैक्शन हम कितनी कॉस्ट अभी तक दे चुके हैं, कितनी पैसे हम हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और उन सब में जा चुके हैं, फिर हम उसको देखने लग जाते हैं, है ना। कि अच्छा चलो ठीक है, अगर 400 रुपये 500 रुपये हमारे उसमें खर्च हुए तो एटलीस्ट 400-500 का पोजीशन में आ जाए तो फिर हम उसके बाद बंद कर देंगे। फिर हम ये सब बातें सोच लग जाते हैं, ट्रेडिंग भूल ही जाते हैं, हमें कहाँ जाना है, ट्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं, वो सब हम भूल ही जाते हैं। हमारी नज़र इस पे आने लग जाती है कि अच्छा हम 400 ब्रोकरेज दे चुके हैं, चलो अब 400 रुपये तो रिकवर करें आज कम से कम। वो 400 रिकवर करने के चक्कर में अगर एक और लॉस हो जाता है, एक और ट्रेड ख़राब हो जाती है, और ज़्यादा वो लॉस बढ़ जाता है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीट साइकिल जिसमें हम फिर फंसे रहते हैं, बार बार फंसे रहते हैं। देयर आर बुक्स
जिन्होंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करी है। एक बुक है जो मैंने पढ़ी, ट्रेडिंग इन द जोन, फिर एक बुक है जो मैंने पढ़ी, डिसिप्लिन ट्रेडर। एंड बुक्स इज़ द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो चीज़ आई इस जर्नी में वो आई बुक्स। मैंने बुक्स रीड करनी शुरू करी और बुक्स ने काफ़ी हेल्प करी, आई वुड से। बट अगेन इवन बुक्स रीड करने के बाद सम डेज वर देयर, इस टाइम पर यहाँ पर जो मैंने फोर्थ पॉइंट रखा, सम डेज वर देयर, जिसमें कि अभी भी ओवर ट्रेडिंग। अब क्या हो रहा था कि किसी दिन ओवर ट्रेडिंग हो रही थी। और यहाँ तक मैं 1-2 बुक्स पढ़ चुका था, ट्रेडिंग इन द जोन वाली और डिसिप्लिन ट्रेडर वाली, कि अच्छा मैं समझ रहा था कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, सबके साथ हो रही है, बार बार हो रही है, क्या करना है अब। तो जब ये हो रहे थे लॉसेस, जब कभी जब ओवर ट्रेड हो रही थी, देखो मैं कह रहा हूँ रोज़ मैं एक ट्रेड लूँ, मेरे को रोज़ लॉस होए, मेरे को दिक्कत नहीं कोई, माई एज मस्ट बी रॉन्ग, मेरा कुछ एज गलत होगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे लॉस देने में, मैं रोज़ अगर लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड पे अगर रोज़ लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इसका मतलब है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरा एज गलत है, मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ। दैट इज़ फाइन विद मी, दैट इज़ नाउ एट दिस स्टेज मैं कह पा रहा हूँ कि वो मुझे एक्सेप्टेबल है, आई विल वर्क ऑन इट, है ना। पर ये जो ओवर ट्रेडिंग हो रही थी ना, ये ज़्यादा हार्म कोज कर रहा था। फिर आई टुक सम ब्रेक, मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली चीज़ों से। एंड फिर मैं थोड़ा सा घूमने गया और मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली। मैंने अपने आप के साथ बात करी। और ये जो कंट्रोल है ये हमारा एक्चुअली खुद का अपने माइंड के ऊपर है। ये खुद का कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर कि भाई आज मुझे, अब जहाँ भी आज प्राइस चल रहा है, तो जहाँ भी चल रहा है प्राइस, इट इज़ माई चॉइस कि प्राइजेस जो भी चल रहे हैं, और देखो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इट इज़ माई चॉइस कि, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, इट इज़ माई चॉइस कि मैंने किस में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, है ना। सिल्वर है, ऑयल है, गोल्ड है, नेचुरल गैस है, बाहर के शेयर्स हैं, इंडिया के शेयर्स हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ माई चॉइस कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। तो ये चीज़ अपने माइंड में एक्सेप्ट करा कि एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट वर्ड, कि ये मेरी चॉइस है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। सेकंड, मैंने अपने कुछ दिन मैंने काट ही दिए, जैसे कि मंडे मैंने काट ही दिया, मुझे नहीं करनी ट्रेड मंडे को। ट्यूसडे एक्सपायरी डे होता है, मैंने काट ही दिया, मुझे नहीं करनी ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन। वेडनेसडे थर्सडे रह गया, चलो मैं ओवर ट्रेड कर रहा था ना, मैंने दिन काट दिया अपने, मैंने करनी ही नहीं इस वाले दिन, मैंने करनी नहीं इस वाले दिन, मैंने करनी नहीं। फ्राइडे को लंच के बाद मैंने करनी नहीं ट्रेड, आफ्टर लंच मैं नहीं करूँगा। मैंने कुछ दिन काट दिए, तो मेरे पास बचे सिर्फ 2.5 दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। फिर उसके बाद फिर रोज़ क्या कहते उसको, प्राइस मूवमेंट को देख के, फिर पुराने चार्ट्स को स्टडी करके कि अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट्स जो हैं वो साइडवेज रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स जो हैं वो साइडवेज रहती हैं। फिर कुछ क्या कहते उसको, फिर कुछ चार्ट्स देखे, फिर कुछ स्टडी करी, फिर कुछ चार्ट्स देखे, फिर कुछ स्टडी करी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो साइडवेज रहती हैं। आप किसी भी टाइम का कोई भी चार्ट निकाल के देखो, ये वाला ये चार्ट है, जैसे ये 13 नवंबर का चार्ट है, 13 नवंबर का चार्ट है ये, है ना। ये 11 नवंबर को इसमें ये प्राइस यहाँ से उठा है और ये प्राइस यहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ से मोमेंटम देखे गया। फिर अगले दिन भी उठा है, लेकिन यहाँ पे रुक गया, देखो स्लो हो गया, ये रुक गया। तो इतने टाइम के दौरान प्राइस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, खास आई ही नहीं है। फिर 13 को फिर अगले दिन उठता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अब ये मॉर्निंग का मोमेंटम था, देखो ये मॉर्निंग का मोमेंटम था, उसके बाद फिर प्राइस साइडवेज हो गया। फिर बाद में हालांकि एकदम से प्राइस टूट गया, लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस साइडवेज हो गया। 14 को प्राइस साइडवेज ही रहा, थोड़ा रेंज ज़्यादा है बट प्राइस साइडवेज ही है। 17 को यहाँ पे खुलता है प्राइस, फिर से साइडवेज है ना, थोड़ा सा मूवमेंट आई, साइडवेज है। 18 को यहाँ पे खुलता है प्राइस, मॉर्निंग मूवमेंट आई, फिर रुक गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस है वो साइडवेज रहता है। और वो फिर क्या कहते हैं उसको देख के, चार्ट्स को देख के बार बार आई रियलाइज़ कि अच्छा
ऐसे ही हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, प्राइस साइडवेज रहता है। रोज़ ऐसे मोमेंटम्स नहीं आने वाले कि रोज़ ही प्राइस या एक ही तरफ को जा रहा है ऊपर, एक ही तरफ को जा रहा है नीचे, ऐसा रोज़ नहीं होता है। तो कहाँ पे थे हम? फिर मैंने वो करा, थोड़ी सी ब्रेक ली, ब्रेक के बाद फिर मैंने अपने आप को दोबारा से लिखना शुरू करा कि अच्छा, मैं अगर इस चीज़ में अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग करनी किस चीज़ की है, किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि इसमें देखो, ये हर एक का लर्निंग का अलग अलग होता है, हर एक का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई 1 मिनट में स्कैल्प कर रहा है, कोई 15 मिनट पे कर रहा है, कोई डेली चार्ट पे कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है ना। इसमें इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें रूल वो है जो हम खुद बनाते हैं। इसमें एज सच कोई रूल नहीं है, रूल वो है जो हम खुद बनाते हैं इसमें। तो फिर क्या कहते उसको, मैंने इसमें अपने लिए कुछ रूल्स और बनाए, फिर मैंने उसको लिखना शुरू करा, फिर रूल्स बनाए, फिर मैंने लिखना शुरू करा। एंड देन, और इस सारी जर्नी के दौरान आई हैव गिवन लॉसेस टू द मार्केट, आई हैव गिवन मनी टू द मार्केट। और वो पैसे दे के ही मेरे मन में एक्सेप्टेंस आई है कि ठीक है, नहीं करना है, हमने ओवर ट्रेड नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि नेट जो पोजीशन है वो पॉजिटिव रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और ये प्रोबेबिलिटी को, कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने माइंड में, उसको भी टाइम लगा। एक्चुअल में, रियलिटी में एक्सेप्ट करने में उसमें भी टाइम लगा। और स्टिल आई वुड से आज की डेट में 2 से 3 ट्रेड्स प्लान होती हैं वेडनेसडे को, थर्सडे को। और अब जो है वो प्लानिंग पहले से होती है कि अच्छा ठीक है, बेस्ड ऑन येस्टरडे, बेस्ड ऑन डेली चार्ट ये कर रहा है प्राइस, इसके बेसिस पे मैं ये करूँगा, अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा। अभी भी आई वोंट से कि अगर कुछ प्राइस नहीं दिखता है कुछ और करता हुआ तो मैं मैं क्या कहता हूँ उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर दिखता है मार्केट कुछ कह रही है तो आई डू ट्रेड, अगर मार्केट सिग्नल दे रही है आई डू ट्रेड। बट उसमें अब जो रिस्क प्लान है वो पहले से रहता है, रिस्क पहले से प्री डिफाइंड रहता है। अगर रिस्क पहले से प्री डिफाइंड नहीं है तो फिर अपने आप को रोकने के लिए मैंने अब अच्छा एक और चीज़, मैंने एक स्टिकी नोट लिया, अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर लगाया, यहाँ पे लिख दिया, स्टिकी नोट के ऊपर लिख दिया, इज़ रिस्क प्री डिफाइंड, इज़ इट प्लान्ड। ये चीज़ें स्टिकी नोट पे लिख के कंप्यूटर के ऊपर लगा दी, इज़ इट प्लान्ड। मैंने जो मेरी लर्निंग्स थी उसको मैं एक पेज पे लिख के मैंने उसको अपने पास अपनी डेस्क पे लिख के लगा लिया। अगर मैं एक और देता हूँ, एक और मैं इसमें देता हूँ आपको, क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा सुझाव। बुक है, मान लो ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको अच्छे लगे, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इन द जोन, उस बुक को लेके उस बुक को अपने टेबल पे रख लो। इट एक्ट्स एज अ पिवट, इट एक्ट्स एज अ सिंबल कि ठीक है, ये बुक मैंने पढ़ी है, इस बुक में पढ़ के मुझे पता चला है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सामने दिखती रहेगी ना, तो फिर हम उसके हिसाब से, वो माइंड पे सबकॉन्शियसली इफेक्ट डालता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ है, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है, बट इन द एंड इफ़ आई हैव टू कंक्लूड वन थिंग, जिसने मेजॉरिटी जो इसने कंट्रीब्यूट करा है मेरी ट्रेडिंग को रोकने में, और मतलब ओवर ट्रेडिंग को रोकने में, दैट इज़ बहुत सारे एसएल लेने पड़े, बहुत सारे ट्रेड्स लेनी पड़ी। और अभी भी बहुत सारी ट्रेड्स, अभी भी मैं कहूँगा कि अभी भी वो कर करके ये चीज़ प्रैक्टिस कर करके ही आई है। और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम था, अभी भी है। आई वुड नॉट से कि था, आई वुड से अभी भी है। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, ओवर ट्रेडिंग को रोकना। और सच में इफ़ दोज ऑफ यू जिनको पता है, जो कि ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम रहा। आई होप अभी भी मैं क्या कहता हूँ उसको, आई एम स्टिल सेइंग कि 2 से 3 ट्रेड्स में अभी भी प्लान करता हूँ,
एंड ये मुझे अभी भी ओवर ट्रेडिंग लगती है मेरे हिसाब से। एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा अच्छी, एक ट्रेड से ज़्यादा बनता ही नहीं है। जब मैं एंड ऑफ द डे पे चार्ट देखता हूँ ना, तो एंड ऑफ द डे पे जब मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, आज भी एक ट्रेड ही बन रही थी अच्छी, एक ट्रेड से ज़्यादा अच्छी ट्रेड बनती ही नहीं है मेरे हिसाब से, और वो भी रोज़ नहीं बनती। तो वो अगेन इसका कोई सही या गलत नहीं होता, किसी का अलग हिसाब हो सकता है, किसी को अलग चीज़ सही लग सकती है, किसी को डिफरेंट लग सकती है, किसी को लग सकता है नहीं। बहुत सारी ट्रेड्स बनती है दिन में। एक मैंने बुक पढ़ी थी प्राइस एक्शन के ऊपर, बहुत बड़ी बुक थी, मैं पूरी तो उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाया, मैंने पढ़नी शुरू करी थी, दोबारा मेरा पढ़ने का मैं अब नाम भूल रहा हूँ उसका, प्राइस एक्शन बाय, उसमें अलग अलग वॉल्यूम्स हैं उसके, ट्रेडिंग द रेंज, ट्रेडिंग द ट्रेंड्स। मैं एक मिनट में सर्च करके आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छी बुक है वो। प्राइस एक्शन की जो बुक है, प्राइस एक्शन की जो बुक है बाय अल ब्रुक्स, हाँ ऑथर का नाम है अल ब्रुक्स, ऑथर का नाम है अल ब्रुक्स, हाँ ऑथर का नाम है अल ब्रुक्स। प्राइस एक्शन के ऊपर इनकी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पेन से स्क्रीन के ऊपर, दिस इज़ अनदर थिंग जो मैंने करी। फिर मैंने राइटिंग पैड लिया और मैंने, जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड मैं करता था तो मैंने इसको, अपनी वीडियोस जब मैं रिकॉर्ड करता था तो मैंने उसको लिखना शुरू करा मैंने स्क्रीन पे कि अच्छा ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अभी तक ये हो चुका है, तो मेरा प्लान क्या है, मैंने ये करना है। और इस राइटिंग वाली चीज़ ने मेरे को काफ़ी ट्रेड होल्ड करना भी सिखाया कि जैसे मैंने अगर यहाँ से ट्रेड ली है, वो ट्रेड यहाँ से मैं ली है, वो ट्रेड चल रही है, रुक रही है, जब ऐसे रुक जाती है ना तब ऐसे डर लगने लग जाता है कि अच्छा अब हमारी पोजीशन गई। मान लो हमने यहाँ से शॉर्ट करा हुआ है, तो जब भी ट्रेड ऐसे रुक जाती है, नीचे से रुक गई, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद मी। एक सेकेंड, आप ये देखो यहाँ पर, हाँ तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे कहीं पर, हमने यहाँ पे जब ये प्राइस नहीं टूट रहा, हमने जब नीचे जाना शुरू हुआ, हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ली, और ट्रेड लेते लेते कई बार एंट्री लेट भी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ली, मान लेते हैं जब यहाँ पे ट्रेड ली ना, ये हमने सोचा था कि ये एसएल है, अब ये एसएल है, और हमें था कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा नीचे गया, प्राइस ऊपर नीचे हुआ, देखो प्राइस रुक गया, हमारी एंट्री लेने के बाद जब प्राइस रुक जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा दुख वाली बात लगती है। हमारे मन को ऐसे लग रहा है कि अरे कम ऑन, प्राइस चल क्यों नहीं रहा। अब ये यहाँ पे देखो, ये प्राइस यहाँ पे फिर रुक गया, डोजी बना के फिर ग्रीन बना के, अब यहाँ पे ना ऐसे फियर आने लग जाता है मन में, यहाँ पे फिर आने लग जाता है कि भाई अब ये प्राइस जो है वो अब इसको काट जाएगा, ये ऊपर को आ रहा है, ये ऊपर को काट जाएगा, हमारी एसएल ले जाएगा। लेकिन जब मैंने ऐसे लिखना शुरू करा चार्ट के ऊपर, तब मैंने अपने आप को बोलना शुरू करा कि कोई बात नहीं, अभी काटा तो नहीं ना, अभी इसको तो काटने दे। अगर इसने सच में, अगर इसने यहाँ पे इस पोजीशन को काटना है तो इसको अभी यहाँ तक तो आने दे, पहले प्राइस को यहाँ तक तो अभी आया नहीं है ना, तो अभी नहीं आया ना, अगली में फिर कैंडल में फिर नीचे चला गया, फिर अगली कैंडल में फिर नीचे चला गया, है ना। तो इतने में तो चलो दिन ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर एक यही बात हो जाती है कि हम ना अपने आप को, हम हर एक कैंडल के साथ हमने कुछ ना कुछ स्टोरी ऐड करने लग जाते हैं। देन इवेंचुअली प्रैक्टिस करके और ट्रेड ले लेके मैंने देखा कि हर कैंडल के साथ स्टोरी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेजर स्टोरी पे ध्यान रखोगे, ठीक है, मेजर स्टोरी क्या चल रही है और हम उसके साथ अलाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर कैंडल के साथ मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हर कैंडल को मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। कैसा सा प्राइस एक्शन निकल के आएगा, हर दिन अलग होता है, एवरी डे इज़ डिफरेंट, कोई भी दिन सेम नहीं है, कोई भी दिन उठा के देख लो, एवरी डे इज़ डिफरेंट। तो हम वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हम जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड एरिया में एंटर कर रहे हैं। हम एक ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम होता है। हमें ये चीज़ अपने माइंड को समझानी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम ऐसी जगह पे एंटर कर रहे हैं जहाँ पर कि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड एरिया है। इस प्रोबेबिलिटी बेस्ड एरिया में हमारे खुद के रूल्स काम आएंगे, मनी मैनेजमेंट हमें रखनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट काम आएगी। और ये बातें अपने आप को समझा के, बार बार समझा के भी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद भी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो वो चीज़ मैंने देखा, बार बार ट्रेड लेके, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार मार्केट को पैसे दे के ही मन को एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है।
और जो वो है क्या कहते हैं उसको, जो जब ये चीज़ हम बार बार करते हैं, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ये कहनी आसान है, जो लोग कर रहे हैं उनको पता है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कीप कंटिन्यूइंग, और अपने आप को समझाना और अपने आप को फिर दोबारा से समझाना। तो बस एक ही चीज़ है कि जो माइंड है, अगर माइंड ऐसा है हमारा कि नहीं, हमने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पाना है। इट इज़ अबाउट आवर ओन माइंड, इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग आवर ओन माइंड। हम किसी और को थोड़ा ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करना, अपने आप को बार बार समझाना, वो करने के बाद आएगा, हम इस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे कि बस 3 ट्रेड्स लेनी है, 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। इवेंचुअली वी विल रीच दिस पॉइंट कि 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है। एंड अभी मैं इस स्टेज पे हूँ, 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है इवेंचुअली, वेरी सुन नाउ। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो अब मेरे को और थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है अपने टारगेट की तरफ कि अब मैंने सिर्फ 1 ट्रेड लेनी है, वो भी रोज़ नहीं लेनी, तो नॉट डेली। तो ये ना ऐसे खुद से बना के अपने लिए रूल्स, खुद से बना के अपने लिए चीज़ें, वो कर करके ही बात बनेगी, एंड इवेंचुअली बनेगी। वी विल रीच एट दैट स्टेज कि हम 1 ट्रेड लेंगे सिर्फ किसी दिन, और वो भी उसमें हम प्रोबेबिलिटी को वर्कआउट होने देंगे। हम अपना क्लीन एसएल एक्सेप्ट करेंगे और उसका सिस्टम बंद कर देंगे, और हम प्रोबेबिलिटी को अनफोल्ड होने देंगे, हम मार्केट को अनफोल्ड होने देंगे कि देखते हैं आज कैसे अनफोल्ड कर रही है। और जैसे हम सोच रहे थे, जैसे हम प्लान कर रहे थे, वैसे ही चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही हैं। आई होप मेरी सारी जो अभी तक की जर्नी की मैंने इसमें बातें बताई हैं, आई होप उसमें से कुछ बातें आपको भी हेल्प आउट करेंगी। यूट्यूब कम्युनिटी से मैं बहुत सीख रहा हूँ, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अपनी लर्निंग्स को यूट्यूब पे शेयर करना आप सबके साथ। मेरी वीडियोस में कैमरा भी फ़िलहाल मैंने ऑन नहीं करा है, बिकॉज़ आई एम थिंकिंग कि मेरा अगर कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगे लोगों को, कमेंट्स में मुझे पता लग ही जाएगा, व्यूज़ से मुझे पता लग ही जाएगा, वो थोड़ा सा वो अच्छा लगे, देन इवेंचुअली आई विल टर्न ऑन माई कैमरा ऑल्सो। कुछ माइलस्टोन रीच करने के बाद, उससे पहले इट डजंट मैटर हु एम आई, इट डजंट मैटर, आई एम जस्ट अ वन पर्सन इन द मार्केट, प्रेजेंट इन द मार्केट, इट डजंट मैटर। बट मैटर्स इज़ कि मैं कम्युनिकेट करके कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा आपके साथ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में।